सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स 1 और 2 सितंबर का। और इधर हम जो पढ़ने वाले हैं वो माइनर पी से पढ़ेंगे। पहले से बढ़ते हैं तो पहला न्यूज़ है इंडियन नेवी की तरफ से आ रहा है कि इंडियन नेवी ने जो है इंडियन नेवी शिप अरिक हार्ट को जो है वो कमिश्ड कर लिया है। तो ये देखेंगे तो ये मिलेगा अरिहंत क्लास का 2.0 का जो है ये जो सबमरीन टाइप जो आपको दिख रहा होगा ये रहने वाला है। ये जो है सेकेंड है। इससे पहले अरिहंत जो है लॉन्च किया गया था INS अरिहंत, और इसको जो है लॉन्च किया गया था अगस्त 2016 में। और इस अरिहंत का मतलब अगर आप देखोगे तो मिलेगा डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी। तो अब जो है ये 2.0 जो लॉन्च किया गया है और ये जो है एडवांस वर्जन होने वाला है अरिहंत क्लास 2, अरिहंत क्लास का जो भी सीरीज़ के जो INS है उसमें। तो इसको जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें टोटल 4 ट्यूब होने वाले हैं। अब ये 4 ट्यूब में से आपको मिलेगा कि 3 K-15 ट्यूब होने वाले हैं जो कि कैपेबल होंगे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब कि सबमरीन से, अब मान लीजिए ये हमारा सबमरीन है, ठीक है, तो सबमरीन से ही जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है लॉन्च कर पाएगा। ऐसा ये जो है अरिहंत 2.0 रहने वाला है। तो इसमें 3 जो है K-15 के मिसाइल होंगे जो कि न्यूक्लियर पावर कैपेबल होंगे, ठीक है। और इसकी अगर रेंज देखोगे तो आपको मिलेगा ये कुछ 750 किलोमीटर दूर तक अटैक कर सकता है ये मिसाइल। और दूसरी मिसाइल की बात करें तो वो K-4 मिसाइल होने वाला है और ये भी कैपेबल है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पे। तो ये भी न्यूक्लियर कैपेबल है। और इसकी अगर रेंज देखें तो आपको जो K-15 है उससे बहुत ज़्यादा रेंज मिलेगी। इसकी जो रेंज मिलेगी आपको 350 किलोमीटर की इसकी रेंज होने वाली है। तो ये दूर तक अटैक करना हो तो हमारे इस शिप के पास एक ही जो है ऑप्शन है वो K-4 है। अगर सामने हो मतलब कि 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में वो K-15 यूज़ कर सकता है जो कि ज़्यादा डिजास्टरेबल है, जो कि K-4 है उससे। आप इससे पूरा समझ गए होंगे क्या क्या इसका न्यूज़ था, वो हमने डिटेल में कवर किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो न्यूज़ मिलेगा आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, जो भी नेशनल पेंशन स्कीम है या तो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये दोनों को रिप्लेस करेगा। अब नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें तो ये जो है लॉन्च किया गया था 2004 में। और इसको जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो जब गवर्नमेंट थे तो उस समय इसको लॉन्च किया गया था और उस समय ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाया गया था। तो ये अब बोला जा रहा है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसके अंतर्गत जो ओल्ड पेंशन स्कीम है और न्यू पेंशन स्कीम है दोनों का लाभ जो है एक साथ उठा सकेंगे। अब न्यू पेंशन स्कीम की बात करें तो आपको मिलेगी, इसमें आपको पता होगा कि जो एम्प्लॉय होता है वो कुछ परसेंट जो है अपना कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी से, और बाकी जो है गवर्नमेंट भी जो है कंट्रीब्यूट करती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करेगी वो 18.5% करेगी। पहले जो करती थी वो 14% करती थी, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा के 18.5% करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। अब ये जो है UPS मतलब कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये कब से लागू होगा? ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। और इसकी बेनिफिट की बात करें तो ये बेनिफिट करेगा वो रिटायरीज को जो कि होने वाला है 31 मार्च 2025 से पहले, या तो ये डेट इन्होंने सेट कर दिया, ठीक है, 31 मार्च तक जो भी पर्सन रिटायरमेंट लेगा वो बेनिफिट ले सकता है UPS का। अब UPS इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहली गवर्नमेंट है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी वो मार्च 2025 को नहीं बल्कि इसी साल मार्च 2024 से ही इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया गया है। अब इसके कुछ की पॉइंट पढ़ते हैं तो इसमें मिलेगा कि ये अश्योर्ड करेगा पेंशन अंडर UPS जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है जो कि मिनिमम 25 साल तो सर्व करेंगे गवर्नमेंट में, ठीक है। तो उन्हें मिनिमम जो है 25 साल तो काम करेंगे ही, उनको जो है 50% जो है पेंशन उठा पाएंगे फ्रॉम द लास्ट ड्रॉन सैलरी से, ठीक है। और अगर मान लीजिए 25 साल किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने सर्व नहीं किया बल्कि उसने 10 साल या 10 साल से कुछ ज़्यादा मतलब कि 15 या 20 साल तक सर्व किया, तो उसके लिए कुछ मिनिमम अश्योर्ड पेंशन में रखा गया, वो रखा गया कुछ 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। मिनिमम 10,000 हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10,000 रुपये तो दे ही जाएंगे उस पर्सन को। अब मान लीजिए किसी वजह से जो पर्सन था, जो पेंशनर था, वो डेड हो गया, ठीक है, उसका वो मर गया मान लीजिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी पेंशन था, अब मान लीजिए 50% देने की बात की ना, अब 50,000 रुपये देखते हैं, 50,000 रुपये का 50%, अब लास्ट ड्रॉन सैलरी मान लेते 50,000 रुपये है, तो इसका 50% कितना हुआ? 25%, 25,000। तो 25,000 का जब 60% निकालोगे तो वो पैसा जो है दिया जाएगा एज अ फैमिली पेंशन जो फैमिलीज है उनको, ठीक है। और ये दिया जाएगा कब? जब भी कभी जो एम्प्लॉय है वो मर जाए उस केस में।
अब इसके बारे में पढ़ते क्या है ये यूपीएस और एनपीएस के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो यूपीएस जो है वो रिकमेंड किया गया था ऑन द कमिटी ऑफ टीवी सोमनाथन जी के द्वारा, और ये जो है अप्रैल 2023 में जो है रिकमेंडेशन दी गई थी, और अब जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन इस साल हो रहा है। अब एनपीएस की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2004 में, और इसको जो लॉन्च किया गया था बाय अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा, और इन्होंने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया था इस न्यू नेशनल पेंशन स्कीम ने। अब कुछ और अप्रूवल्स पढ़ें तो आपको मिलेगा, एक आया विज्ञान धारा स्कीम, और ये जो है लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इसके अंतर्गत बोला गया कि ये जो स्कीम है ये प्रमोट करेगा साइंस और टेक्नोलॉजी को। अब इतना बड़ा जो स्कीम है इसके लिए कुछ ना कुछ तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो है फंडिंग देने का काम करेंगे। ये जो फंडिंग देने के लिए बोला गया है बाई 15 फाइनेंस कमीशन के थ्रू, और वो बोला है कुछ 10,579 करोड़ रुपये जो है फंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इस स्कीम के अंतर्गत 3 कंपोनेंट थे, और ये तीनों कंपोनेंट को जो है एक साथ मिला के एक ही स्कीम के अंतर्गत लेके आ गए हैं, जिसका नाम है विज्ञान धारा स्कीम। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से, वो है साइंस एंड टेक इन इंस्टीट्यूट एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये 3 को जो है एक साथ ही लेके आ गए अंडर द विज्ञान धारा स्कीम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो आ रहा है वो है बायोटेक फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, और इसको भी जो है अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अब इसका भी काम होने वाला है कि एनहेंस करना जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है इसको, ठीक है। और ये बायो मैन्युफैक्चरिंग किसका रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का रहने वाला है, इसके अंदर रहने वाला है, तो इसको जो है एनहेंस करने का काम करेगा ये पॉलिसी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि इंडिया फर्स्ट लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है पहले लाइफ इंश्योरेंस बने हैं इंडिया के, जो कि ऑपरेट करने वाले हैं कहाँ पे, गिफ्ट सिटी में ऑपरेट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गिफ्ट सिटी में जो ऑपरेट करने वाली पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बन गई है, वो बनी है इंडियन लाइफ। अब ये बात करते हैं इंडियन लाइफ क्या करने वाली है, ये प्रोवाइड करेगी फॉरेन करेंसी डोमिनेट लाइफ सॉल्यूशन देने का काम करेगी, ठीक है। फॉरेन करेंसी डोमिनेट मतलब कि ये जो है यूएस बेस्ड हो सकता है, या तो कोई बंदा अगर यूएस डॉलर में वो लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है इंडिया फर्स्ट लाइफ में जाके, ठीक है। इंडियन फर्स्ट लाइफ के जो ब्रांच है IFSC गिफ्ट सिटी में, वहाँ से ये यूएस डॉलर में जो है लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकता है। अब ये किस तरह प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये दिया जाएगा यूनिफाइड लिंक इंश्योरेंस प्लान प्रोडक्ट के अंतर्गत दिया जाएगा, ठीक है। और इसको भी बोला गया है एज अ इंडिया फर्स्ट लाइफ वेल्थ वाइज प्लान, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया है जो भी इंडियन ग्लोबली रह रहे हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये मोस्टली फर्स्ट इंश्योरर बने हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डोमिनेट लाइफ इंश्योरेंस के लिए, मतलब कि फॉरेन अगर करेंसी में किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तब के लिए ये जो है पिक्चर में आएगी, कौन सी आएगी, इंडिया फर्स्ट लाइफ जो है आएगी, ठीक है। तो ये पहली जो बनी है जो फॉरेन डोमिनेट इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी, या तो मैं बोलूँ बैंक जो है बनी है। अब बात करें कि इंडिया फर्स्ट लाइफ में कौन कौन से जो स्टेक होल्डर मिलेगा आपको, इसमें मोस्टली जो PSB आपको स्टेक होल्डर मिलेंगे, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, फिर कैमिल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये 3 जो है मेजर स्टेक होल्डर है इंडिया फर्स्ट बैंक के, ठीक है, इंडियन फर्स्ट लाइफ के। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे, ये है 7 अभिनव अवार्ड, और ये 7 अभिनव अवार्ड दिया जाता है किस लिए दिया जाता है हम पढ़ते हैं बाद में, पहले तो पढ़ते हैं कि किसने ये अवार्ड जो है रिलीज़ किया है। ये रिलीज़ किया है बाय सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पर्सनल वेलफेयर ने ये जो है रिलीज़ किया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 5 जो है अभिनव अवार्ड दिए जाएंगे, और 10 जो है जूरी अवार्ड दिए जाएंगे, जूरी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। जूरी सर्टिफिकेट ज़्यादा नहीं, 2023 में इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था, और अब जो है ये कुछ तीसरा जो है नहीं दूसरा ये सर्टिफिकेट होने वाला है। ये 10 के 10 आपको नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको ये 5 अभिनव अवार्ड याद रखना ज़रूरी है। तो 5 की बात करें तो पहला जो मिला है वो T जैकॉब को मिला है, जो कि सेक्रेटरी है UPSC के। अब दूसरे जो है वो है AD रोजू मतलब अदिति दास जी है, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रहने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के। और तीसरे पर्सन की बात करें तो ये जो है टेक्निकल ऑफिसर है DRDO के। चौथे पर्सन की बात करें तो डिप्टी कमांडर है BSF के राजेश परिडा जी। और अगर जूनियर इंजीनियर की बात करें, इंडियन रेलवे में काम करते हैं, तो इनको भी ये दिया गया है फॉर अपन। ये कौन है, ये है अपन जी, ठीक है।
तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि किस वजह से इनको जो है अवार्ड दिया जा रहा है। इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया था 2015 में उसके लिए। तो 2015 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था अभिनव। और ये अभिनव प्लेटफॉर्म जो है एक तरह का जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर पाए उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो उसी के बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है और उसी के बेसिस पे ये 5 लोग को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए कि कैसा रहा। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जो इंडियन रेलवे में काम कर रहा है, ठीक है, और वो एज अ लोको पायलट है, तो उसका एक्सपीरियंस जो है शेयर करेगा, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो हेल्प कर सकता है जो भी उसके जूनियर्स हैं उनको। तो उसी के लिए ये जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया मार्च 2015 में, और बाद में जाके इसको जो है एज अ अवार्ड बनाया गया। और ये अवार्ड है वैल्यूबल जो भी एक्सपीरियंस है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर करता है उसके लिए ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट पे, ये आगे लॉन्चेस। अब जो भी माइंड मैपिंग वाला कंटेंट था वो खत्म हो गया, अब लॉन्चेस वाले कंटेंट एक साथ पढ़ लेते हैं। तो ये आ रहा है कि बॉब कार्ड लिमिटेड जो कि एक होली सब्सिडी है बैंक ऑफ बड़ौदा का, इन्होंने लॉन्च किया है इटर्ना। इटर्ना जो है हाई एंड क्रेडिट कार्ड होना है, जो कि एक तरह का लग्जरी क्रेडिट कार्ड भी बोल सकती है। अभी लग्जरी क्रेडिट कार्ड होने की वजह से जो भी एफुलेंट कस्टमर है, एफुलेंट कस्टमर मतलब क्या, वो कस्टमर्स, सॉरी पीछे हो गया ज़्यादा, वो कस्टमर्स है जो कि मतलब ये कार्ड लेंगे ही लेंगे, उन्हीं के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। अब एटीना क्रेडिट कार्ड जो है अवेलेबल होगा सिर्फ रुपे प्लेटफॉर्म में। और अगर इसकी बात करें तो BOB कार्ड लिमिटेड ने पार्टनर किया था NPCI के साथ, और तब जाके ये कार्ड जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लग्जरी कार्ड होने वाला है, तो इसमें जो चार्जेस है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इसको जो है हर जगह भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में यूज़ कर सकते हैं, और मतलब जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए इसको नाम जो रखा गया वो लग्जरी क्रेडिट कार्ड रखा गया है। नेक्स्ट कैंड से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंड ऑफ आ रहा है एक ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि केरला बेस्ड है। इन्होंने जो है लॉन्च किया है इनोरी रुपे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, और ये भी मान सकते हो ये भी एक तरह का लग्जरी क्रेडिट कार्ड ही है। ये प्रीमियम जो कस्टमर्स हैं उन्हीं के लिए डेवलप किया गया है। अब अगर माने तो आपको ये इनोरी जो है आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा होगा। हाँ, ये अजीब वर्ड है क्योंकि ये जो है जापान से लिया गया है ये वर्ड, और इस वर्ड का अगर नाम अगर देखो जापानीज में, इसका मतलब होता है विश। खुद की विश पूरी करने के लिए ये जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है बाय ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये जो है बेस्ड है रुपे प्लेटफॉर्म पर। और इसकी बात करें तो इन्होंने भी पार्टनर किया NPCI के साथ इस कार्ड को लॉन्च करने के लिए। इस कार्ड में एक स्पेशल बेनिफिट है जो कि आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जो है आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा अंडर दिस जो भी ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इसके अंदर। अब एक पोर्टल की बात करें तो एक पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अभी कौन है, वो है अन्नपूर्णा देवी जी। तो इन्होंने जो है लॉन्च किया है C-Box पोर्टल। C-Box पोर्टल एक तरह का कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी भी वुमेन के साथ हुआ हो तो उसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कहीं पब्लिक में हो रहा है तब के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पोर्टल तब लॉन्च किया गया है कि अगर मान लीजिए किसी वर्क प्लेस में किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये कवर करता है दोनों वर्क प्लेस को। वो पब्लिक भी हो सकती है, वो प्राइवेट भी हो सकती है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस तब नहीं लॉन्च मतलब अपने पोर्टल में रजिस्टर नहीं कर सकते अगर मान लीजिए कोई पब्लिक में हुआ होगा, ठीक है। पब्लिक के लिए अलग से चीज़ है, अलग ही मतलब लॉज हैं, लेकिन अगर वर्क प्लेस में जो हुआ हो तो उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया ये C-Box पोर्टल। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ इस पर। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ इस एक अवार्ड है जो कि आ रहा है 13 एडिशन ऑफ रिच लिस्ट, और ये जो है वरुण जो है रिलीज करता है। इसमें आपको मिलेगा कि गौतम अदानी जी जो है टॉप मान है इस लिस्ट पे, और मुंबई जो है ओनली बिलीनियर कैपिटल है जो कि एशिया में टॉप मारा है, ठीक है। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम टॉप 4 की बात करें तो टॉप 4 वरुण इंडिया रिच लिस्ट में जो पहले नंबर पे आए हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि अदानी जी आए हैं जो कि अदानी ग्रुप के जो है CEO है और चेयरपर्सन है। और उसके बाद बात करें तो सेकंड नंबर पे मुकेश अंबानी जी हैं, और ये जो है रिलायंस के आपको पता होगा। तीसरा जो है वो शिव नादर जी है जो कि HCL टेक के जो है फाउंडर और CEO है। और उसके बाद बात करें साइप्रस पूना वाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं। तो इन चारों को एज अ रिसर्च पर्सन जो है डिक्लेयर किया गया भाई वरुण इंडिया रिच लिस्ट में। उसके बाद कुछ और विनर्स के बारे में पढ़े तो आपको मिलेगा कि जुहो के जो सेल्फ मेड वुमेन का जो लिस्ट है उसमें जो टॉप मारा है वो मारा है राधा वेनगू। तो वेनगू जी ने इन्होंने टॉप मारा है। उसके बाद को फाउंडर ऑफ लेस्कार्ट के जो है इन्होंने जीता है यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन एंटरप्राइज। तो ये है नेहा बंसल जो कि 42
ईयर ओल्ड है, तो इनको जो है ये इन्होंने जो है टॉप मारा है इस लिस्ट में। और यंगेस्ट अगर किसी बात करें कौन जो है यंगेस्ट है इन दी लिस्ट, तो आपको मिलेगा ये जेप्टो के फाउंडर्स। तो जेप्टो के फाउंडर्स के नाम आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये सिर्फ 21 और 22 साल के, जिसकी वजह से इनको जो है इस लिस्ट में रखा गया है। और ये जो है CEO है, आपको ये दोनों पर्सन के नाम याद रखने, ये जो है CEO है जेप्टो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जेप्टो वाला पार्ट भी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले उस पर। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि आ रहा है सतीश कुमार, जो कि एज अ एडिशनल चार्ज लेने वाला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, और ये रिप्लेस करेंगे श्रीकांत जी को। तो श्रीकांत विद्या जी को ये रिप्लेस करने वाले हैं, और ये जो एडिशनल चार्ज लेंगे, और इनकी जो टेन्योर होने वाली है वो सिर्फ 3 महीने के लिए रहने वाली है, और ये 1 सितंबर 2024 से इनकी टेन्योर स्टार्ट हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट जो कि इसी के साथ लिंक है, ठीक है। तो ये जो है लॉन्च किया गया है रजनीश जी द्वारा, लॉन्च नहीं, इनको अपॉइंट किया गया है रजनीश जी द्वारा, और रजनीश जी को जो है अपॉइंट किया गया एज अ CMD ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, और ये रिप्लेस करेंगे PK जोशी को रिप्लेस करेंगे। और इनकी जो है टर्नओवर 3 महीने के लिए होने वाली है, और इफेक्ट होगा 1 सितंबर 2024 में। मतलब कि ये दोनों जो पर्सन है, ये दोनों का जो अपॉइंटमेंट है, इनका ये दोनों का जो रिजाइनेशन है वो सेम डेट पे है 31 अगस्त 2024, और इसके बाद जो है 1 सितंबर 2024 के बाद ये 2 पर्सन जो है अपॉइंट होने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं। तो ये आपको मिलेगा श्री राम जी जो है MD एंड CEO होने वाला है श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का। इधर से आपको सीधा नाम पता ही लग रहा है कि श्री राम जी को एज अ श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का MD एंड CEO बनाया गया है। तो ये हो गया हमारा एक और अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो है बी श्रीनिवासन। तो बी श्रीनिवासन को एज अ DG बनाया गया है फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, और ये जो है रिप्लेस किए हैं AD सिंह को, जो कि एडिशनल चार्ज की तरह सब कर रहे थे NHG में सिंस 15 अक्टूबर 2024 में तक। तो अब ये रिप्लेस करने वाला है बी श्रीनिवासन जी, तो आपको ये याद रखना है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको शॉर्ट में और क्लिप्स में जो है जो भी कंटेंट है वो पढ़ना चाहिए, जिसके से आपको रिविजन करने में भी हेल्प हो, जिसके से अपॉइंटमेंट भी मैं आपको टेबलर फॉर्म ही देता हूँ, नॉट ओनली मंथली बल्कि डेली में भी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक मीटिंग है जो कि हो रही थी 3rd इंडिया जापान 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, और ये जो न्यू दिल्ली में हो रही थी। और इस जो मीटिंग है, या तो मैं बोलूँ ये जो डायलॉग का काम रहने वाला है वो रहने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे जो है फ्रीली ट्रेड कर पाए, उसी के लिए जो है इस मीटिंग को किया जाता है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये 3rd हुआ था, तो 2nd वाला कहाँ हुआ था? जो 2nd हुआ था जापान में हुआ था, 3rd वाला इंडिया में हुआ था। आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू दिल्ली में इंडिया में हुआ था, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक बुक के बारे में पढ़ते हैं, ये आ रहा है फर्स्ट कॉमिक बुक इन हीरोज ऑफ इंडियन एयरफोर्स का एक सीरीज जो है लॉन्च किया गया है। ये जो है डेवलप किया गया इस बुक, या मैं बोल रही हूँ कॉमिक बुक को, वो क्या है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया गया है, लेकिन इसको जो है रिलीज़ किया गया है भाई इंडियन एयरफोर्स ने इसको रिलीज़ किया है। इस बुक की क्या खास बात है कि इस बुक में टोटल 32 पेज की बुक होने वाली है। ये एग्जाम पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें 2 स्टोरी है, वो स्टोरी का नाम पता होना चाहिए। एक स्टोरी है फाइंड योर कॉलिंग, जो कि इंडियन एयरफोर्स के जो मार्शल है अर्जन सिंह जी, उनके ऊपर ये बुक, ये उनके ऊपर ये कॉमिक बनी हुई है। और दूसरा जो है द बॉयज़, ये जो है इसी बुक का जो है 2nd स्टोरी है, जो कि बेस्ड है ऑन एपिक इंडिया एयरफोर्स का जो बैटल हो रहा था इंडो पार्क वॉर 1971 का, तो उसी वॉर का जो है एक कॉमिक बुक बनाई गई है। तो आपको 2 स्टोरी आपको याद रखना है, ये स्टोरी 2 स्टोरी के नाम, एक है फाइंड योर कॉलिंग और दूसरा है द बॉयज़। तो आपको ये दोनों के नाम याद रखने हैं। और इसी के साथ जो हमारा डेली करंट अफेयर्स है वो खत्म होता है, और मैं होप करता हूँ जो है आपको समझाया वो आपको समझ आया है। हमारा मकसद ये है कि आपको शॉर्ट में और क्लिप्स में जो है आपको कंटेंट और इवन जो वीडियो प्रोवाइड की जाए, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो, और शॉर्ट में आप उसको पढ़ पाओ और बाद में आपको रिवाइज भी कर पाओ। ऐसे कंटेंट पढ़ने का फ़ायदा जो कि आप 1-1 घंटे कंटेंट पढ़ रहे हो और आप उसको बाद में रिवाइज भी ना करो, तो ऐसा कंटेंट पढ़ो जो आपको बाद में रिवाइज भी कर पाओ। सो अभी के लिए इतना रखता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसी कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब में चैनल। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।